हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पॉलिटी के पीवाईक्यूज की जो ये सीरीज है, ये कर रहे हैं और इसका आज हम पार्ट 8 डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन का लेवल है, वो हमने बढ़ाए हुए हैं, तो आई होप जो भी इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उनसे जो कॉन्सेप्ट हम बना रहे हैं, उसको आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें बताया गया है पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ले डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान में कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बताई गई है। तो ये रहे आपके स्टेटमेंट्स और नीचे ऑप्शन है इनके दिए हुए। तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। स्टेटमेंट टू है, प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस। स्टेटमेंट थ्री है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो आपको इसमें से बताना है कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कौन कौन से हैं। तो सारे हैं या इनमें से कोई एक दो है नहीं, तो आपको बताना है। तो चलिए इनकी इंक्वायरी करते हैं। पहला क्या है, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। तो आपको जैसा पता होगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आती है। पार्ट 4A में, और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है इसका, आर्टिकल 51A में आते हैं ये। और टोटल कितनी है ये ड्यूटीज, 11 ड्यूटीज है। ठीक, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। और इनको कब ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1976 में, उसने ऐड करा था। कहाँ से लिया गया है ये, रशिया से लिए गए हैं। ओके। साथ ही इसकी जो कमेटी थी वो कौन सी थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, उसके रिकमेंडेशन पर इसको बनाया गया था। ये सारे जो फैक्ट्स है वो आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये सारे जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो उनमें 11 में से कौन कौन सी यहाँ पे मेंशन्ड है वो देखनी है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी। दूसरा क्या है, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस फ्रॉम सोशल इनजस्टिस। क्या ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, नो, इट इज नॉट आवर फंडामेंटल ड्यूटी, इट इज आर डीपीएसपी। और डीपीएसपी का भी कौन सा आर्टिकल है ये, आर्टिकल 46, जहां पे स्टेट से ये अपील की जाती है या स्टेट से ये होप की जाती है कि जो राज्य है वो जो सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है उनके साथ अगर इनजस्टिस होता है तो उसको देखेगा, उनको कम करेगा। तो आर्टिकल 46 का बताया गया है ये, प्रोटेक्ट टू वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो यहाँ से आप अपने आंसर पे रीच कर सकते हो, रीच कर सकते हो सीधा सीधा। अगर हमको जाना है अब एलिमिनेशन मेथड से कि ऑप्शन ए में 2 है तो 2 तो है नहीं आंसर, तो 2 एलिमिनेट, बी में भी 2 एलिमिनेट, डी में भी 2 एलिमिनेट, द रिमेनिंग आंसर विल बी 1 3 एंड 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो एलिमिनेशन से आप ऐसे जा सकते हैं। ऑप्शन जो इसका ये स्टेटमेंट 3 है वो क्या है, टू प्रोटेक्ट टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। यस, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। इसी तरीके से जो फोर्थ है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या है, ऑप्शन सी, 1 3 एंड 4 ओनली। बाकी फर्दर डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई थी, जिसमें ये सारी बातें बोली गई है कि आपको कल्चर हो, हेरिटेज हो, उसको प्रिजर्व करना है, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है, और आपको एक्सलेंस की तरफ अपने को बढ़ाना है, वो चाहे इंडिविजुअली हो या कलेक्टिवली हो। साथ ही अगर प्रोटेक्ट करने की बात करी जा रही है, जो स्टेटमेंट 2 में बात करी जा रही है, तो उसका सीधा सा रीजन क्या है कि स्टेटमेंट 2 क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि वो डीपीएसपी का आर्टिकल 46 पूछा गया है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि इनमें से जो डीपीएसपी है, उनमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन से है। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ दी अबव आर गांधीयन प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्टेड इन डीपीएसपी। तो यहाँ पे हमको बताना है कि गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड कौन कौन से आर्टिकल्स है। तो गांधी जी की अगर हिस्ट्री के बारे में हमको थोड़ा बहुत भी पता होगा, तो उनके जो काम करने का तरीका है, उनकी जो सोच है, वो यहाँ पे हमको इन आर्टिकल में दिखेगी। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सिक्योरिंग फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत,
ये आर्टिकल 41 में बात करते हैं इसकी। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, ये आर्टिकल 43 हमारा बात करता है इसके बारे में। सिक्योरिंग फॉर ऑल दी वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, ये भी हमारा आर्टिकल 43 बात करता है। तो हमको बताने हैं कि जो ये आर्टिकल ऊपर दिए गए हैं इनमें से गांधीयन प्रिंसिपल पे कौन से बेस्ड है। तो आपको एक दो चीज तो बहुत अच्छे से पता होगी कि गांधी जी ने पंचायत की बहुत ज्यादा चर्चा करी है अपनी इसमें। तो विलेज पंचायत को इन्होंने बढ़ावा देने की बात करी थी। तो ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत आर्टिकल अंडर 41 इज करेक्ट। तो टू स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो टू यहाँ पे भी है, टू यहाँ पे भी है और टू यहाँ पे भी है। तो टू यहाँ पे है नहीं, तो सी वाला हम एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा क्या है जो इनमें से आपको जानते हैं कि तीसरा स्टेटमेंट क्या है, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री, गांधी जी ने खादी उद्योग के लिए बढ़ाने के लिए, चरखा चलाने के लिए ये सारी बात करी थी। तो रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए गांधी जी ने अपनी बातें बताई है, बातें बोली है इसके बारे में भी। तो थ्री भी करेक्ट है। तो टू और थ्री जहाँ पे है वो वाला देखना है, थ्री यहाँ पे है नहीं तो ए वाला भी एलिमिनेट कर देंगे। अब बी और डी में से हमारा कोई एक आंसर है। तो अब हमको इनको देखना है। तो स्टेटमेंट वन क्या है, सिक्योरिंग फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया अ सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये एक लिबरल थॉट है, लिबरल इंटेलेक्चुअल थॉट है। इट इज नॉट गांधीयन प्रिंसिपल। ओके, गांधी जी का प्रिंसिपल नहीं था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गांधीयन थॉट के बाहर है, तो इट इज नॉट करेक्ट। तो अब वन को एलिमिनेट कर दो, तो वन डी से एलिमिनेट हो जाएगा। द आंसर विल बी बी, टू एंड थ्री ओनली। ओके, बाकी फोर क्यों नहीं है ये भी हम देख सकते हैं कि सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। तो जो ये आर्टिकल है ये 43 के अंदर है, भले ये वर्कर्स के ऊपर है बट ये सोशलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि सोशलिस्टिक्स होते हैं ना, सोशल वर्कर या कार्ल मार्क्स से रिलेटेड आपको पता होगा, और थोड़ा सा भी सोसाइटी के बारे में पढ़ा है या सोशलॉजी पढ़ी है, तो उसमें वर्कर की बात की जाती है। तो सोसाइटल सोशलिस्टिक कॉन्सेप्ट है ये, जो जिसमें जो मजदूर है उनकी वेजेस की बात करी जाती है, उनके प्रिजर्व की या उनको अपॉर्चुनिटीज की बात की जाती है। ओके, तो जो स्टेटमेंट वन है ये यहाँ पे क्या किस चीज की बात कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो 44 आर्टिकल के तहत आता है। इसके बारे में एक दो फैक्ट और जान लो कि जो उत्तराखंड है ये अभी रिसेंटली पहला स्टेट बना है इंडिया का, फर्स्ट स्टेट जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को यूसीसी को इंप्लीमेंट करा है, लागू कर दिया है अपने स्टेट में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि मतलब जो लॉज होगा, सिविल लॉज जो भी होंगे वो सभी के लिए इक्वल होंगे। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आप डिफरेंट रिलीजन के हो, कास्ट के हो या किसी वंश के हो, ये सारी चीजें आपकी नहीं देखी जाएगी इसमें। इसमें जो भी रूल्स बनाए जाएंगे वो इक्वली सभी पे लागू होंगे। ठीक, तो उत्तराखंड वाला फैक्ट आप याद रखना क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है ये ऑप्शन बी, टू एंड थ्री ओनली। फोर भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये सोशलिस्टिक है। ओके, बाकी फर्दर डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर 44 जो आता है आर्टिकल के, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। दूसरी बात क्या है कि जो ऑर्गेनाइजिंग पंचायत विलेज का है कॉन्सेप्ट है ये आपका करेक्ट है, गांधीयन प्रिंसिपल है। साथ ही जो प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज है ये भी हमारी गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और साथ ही जो वर्कर रीजनेबल लेस जो भी है हमारे ये कल्चर है उस पे जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स लगाता है ये। तो स्टेटमेंट फोर इनकरेक्ट इसलिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी में निम्नलिखित में से कौन से इंक्लूड किए गए हैं। आपको करेक्ट आंसर देखना है ऊपर इन स्टेटमेंट से। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, क्या ये हमारा डीपीएसपी है। दूसरा स्टेटमेंट है प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन एक्सेप्ट फ्रॉम मेडिकल पर्पस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड अदर ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो इट इज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। तो जो एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट हमारे राइट्स है ये कौन कौन से हैं, 23 एंड 24। और जो फंडामेंटल राइट है ये पार्ट थर्ड में आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 12 से 36। ठीक है, सॉरी 35 नॉट 36, 35। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो वन रॉन्ग, सी भी फिर रॉन्ग क्योंकि सी में भी वन है,
तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब बी और डी को देखना है। तो प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पस, तो यहाँ पे जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स की होती है या जो भी ड्रग्स है उनकी बात की जा रही है जो इंजरियस हमारे हेल्थ के लिए, ये अंडर आर्टिकल 47 आता है। ये भी एक गांधीयन प्रिंसिपल है। गांधीयन प्रिंसिपल की हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी थी ना, तो इट इज ऑल्सो गांधीयन प्रिंसिपल। तो इसमें क्या बात की गई है कि जो भी मतलब इंजरियस है हमारे हेल्थ के लिए, ड्रग्स हो या ड्रिंक्स हो, उनके कंजम्पशन को रूल आउट करना है या बाहर करना है। तो ये करेक्ट है, ये डीपीएसपी का पार्ट है। और डीपीएसपी के बारे में हमने जैसे पढ़ा है कि ये हमारे पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, और जो आर्टिकल है इसमें 36 से 51 तक चलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ओनली बी हो जाएगा। तो ओनली बी विल बी करेक्ट आंसर। बाकी फर्दर डिटेलिंग आप इसकी यहाँ से देख सकते हो कि जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की जा रही है, ये आर्टिकल 23 में की गई है। और आर्टिकल 47 जो है डीपीएसपी का, ये अच्छे का लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात करता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करता है, ताकि जो पब्लिक हेल्थ है वो इम्प्रूव की जा सके। और साथ ही जो कंजम्पशन है, ये इंटॉक्सिकेशन पदार्थ जो भी है इनको न्यूट्रलाइज करना है या इनको कम करना है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग्स: right to education, right to equal access to public service, right to food, which above are human rights are under Universal Declaration of Human Rights। तो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो कि पेरिस में जब इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1948 में अपनाए गए थे, तो उसमें कौन कौन से मेंशन किए गए हैं? तो पहला है राइट टू एजुकेशन। इज इट? यस, इज इट? राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, क्या ये है? ये भी है। राइट टू फूड, भाई बेसिक राइट्स है, तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी, 1, 2 एंड 3। राइट टू एजुकेशन आपको पता है, क्योंकि एजुकेशन कंपलसरी है, तो जो अगर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है उसको जब एक्सेप्ट किया गया होगा तो राइट टू एजुकेशन को इंक्लूड किया होगा। राइट टू फूड, ये तो भाई बेसिक है कि भाई खाना सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। तो यूएन ने ये 1948 में अडॉप्ट करे थे। और राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, ये भी कि पब्लिक सर्विसेज जितनी भी है उसके लिए इक्वली सबको राइट होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो फर्दर डिटेलिंग है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट्स। There are 390 articles in the Constitution of India in all, and ninth, 10th, 11th, and 12th schedules were added to the Constitution of India by the Constitutional Amendment Act. Which of the statements given above is are correct? तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 20 पार्ट्स है? इज इट करेक्ट? नो। अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात की जा रही है, तो जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो वहां पे 22 पार्ट्स थे, और जो कि अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 25 पार्ट्स। तो नाउ वी हैव 25 पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्लस 8 क्या है? इनिशियल ओरिजिनल टाइम पे ओरिजिनली देयर आर 8 शेड्यूल इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें 4 बाद में ऐड करी गई थी, तो टोटल नंबर ऑफ आर शेड्यूल्स बिकम 12। तो 12 शेड्यूल है अब। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया भाई, क्योंकि 20 पार्ट्स नहीं है। कितने पार्ट्स है? 25 पार्ट्स है, और ओरिजिनल भी नहीं थे, ओरिजिनल भी 22 थे। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? देयर आर 390 आर्टिकल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नो, इट इज रॉन्ग। ओरिजिनली देयर आर 395 आर्टिकल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और नाउ इट इज अराउंड 440 प्लस आर्टिकल। तो 440 प्लस आर्टिकल अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। तो यहाँ से आंसर तो आप अब निकाल सकते हैं कि फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, तो आंसर विल बी सी, ओनली 3 विल बी करेक्ट आंसर। तो 9, 10th एंड 11, 12 जो शेड्यूल है इनको बाद में ऐड किया गया था। ओरिजिनली हमारे पास 8 थी और 4 बाद में ऐड करी गई है, और इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ी गई थी। तो जो 9th शेड्यूल थी इसको कब जोड़ा गया? फर्स्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1951 में, उसके द्वारा जोड़ा गया। और ये किससे रिलेटेड है? ये लैंड लॉज से रिलेटेड है, कि इसमें लैंड से रिलेटेड जितने भी लॉज होंगे उसको इस अनुसूची में, इस शेड्यूल में या इस अनुसूची में रखा जाता है। और जो हमारा 10th शेड्यूल है, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। और
इसमें एंटी डिफेक्शन की बात की गई थी, दल बदल जो है उसकी बात की गई है। फिर जो 11th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐड किया गया, ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1992 में, और इसमें पंचायत की बात की जाती है, पंचायत। और इसी प्रकार से जो ट्वेल्थ शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, यानी ये दोनों एक साथ ही आए थे 11 12, और इसमें म्युनिसिपैलिटीज की बात की जाती है, ठीक, नगर पंचायत या नगर निगम की बात करी जाती है। तो ये 4 जो शेड्यूल है ये बाद में ऐड किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बाकी फर्दर डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे 25 पार्ट्स है, पहले 8 शेड्यूल थे जो कि अब बढ़कर हमारी 12 हो गई है, और 448 आर्टिकल अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो ओरिजिनली 395 थे। और बाकी 4 शेड्यूल ये हमने डिस्कस कर लिए कि ये कब कब जोड़े गए, 9th 10th 11th एंड 12th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 371 ए to Article 371I were inserted in the Constitution of India to meet regional demands of Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh, and Goa. Statement 2 है, Constitution of India and the United States of America envisage a dual polity where union and states are available but a single citizenship. तो स्टेटमेंट 2 ये है। स्टेटमेंट 3 क्या है? अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऊपर जो भी हमारे पास स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन से करेक्ट है। तो सबसे पहले हम किस पे जाएंगे? आर्टिकल 371 ए से 371 आई के ऊपर। तो इसमें क्या बात करी गई है कि जो ये आर्टिकल है, क्या इनमें जो रीजनल मीट है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, इसके बारे में ये प्रोविजन करते हैं? यस, बिल्कुल ये करते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो रहा है? करेक्ट हो रहा है। बल्कि इसमें जो आंध्र प्रदेश है, ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है, तो ये अब इसके साथ एक और स्टेट आ गया है, तेलंगाना। तो तेलंगाना भी अब इसमें इस लिस्ट में आता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो हम सी को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 ओनली बोला जा रहा है। बाकी पे हमको अभी होल्ड करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एनवेसास ड्वेल पॉलिटी। हाँ, हम दोनों के जो कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हो या अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन हो, दोनों में ड्वेल पॉलिटी तो है कि हमारे पास एक यूनियन होती है और यूनियन के अंडर में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं। बट सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ओनली एंड ओनली इन इंडिया। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, बट जो यूएसए है वहां पे ड्वेल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। और हमारे इंडिया में क्या है? सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक हमारी एकमात्र सिटीजनशिप है इंडियन सिटीजनशिप, कि हम कहीं भी अगर बाहर जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि आई एम इंडियन सिटीजन। और यहीं पे अगर कोई यूएसए का सिटीजन है, तो वहां पे डुअल सिटीजनशिप कैसी है? दो तरीके से। ये सिंपल ये है कि मतलब एक तो स्टेट की होगी और दूसरी फेडरल की होगी। कैसे? कि स्टेट में माना ये कोई टेक्सास का पर्सन है, यूएसए का, तो वो बोलेगा कि आई एम फ्रॉम टेक्सास यूएसए। या कोई कैलिफोर्निया का है तो वो भी क्या बोलेगा? आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए। या वॉशिंगटन का है कोई, तो वो भी क्या बोलेगा? आई एम फ्रॉम वॉशिंगटन यूएसए। तो पहले वो अपने स्टेट का नाम लेगा, तो वहां पे स्टेट की जो आपकी नागरिकता है वो अलग होती है, और अमेरिका की जो फिर यूएसए की नागरिकता है वो अलग होती है। तो अलग अलग सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वहां पे। तो इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट अगर इनकरेक्ट करेंगे तो ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ वी हैव टू चेक 1 एंड 3। तो 1 हमारा करेक्ट है, अब हमको 3 देखना है। 3 में क्या बात करी जा रही है कि नेचुरलाइज सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर। अब ये आ रहे हैं ना वर्ड, जो नेवर है, ऑल है, ओनली है, ये सारे वर्ड क्या है? हाइलाइटर है, कि इसके बाद हमारा जो भी क्वेश्चन होगा उसको हमको अच्छे से देखना है, क्योंकि वो रॉन्ग होने के जो चांसेस है उसके ज्यादा है। तो नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप, कि जो नेचुरलाइज्ड सिटीजन बनता है इंडिया का, उसको उसकी सिटीजनशिप से कभी नहीं हटाया जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कोई भी जो सिटीजन है उसको हटाई जा सकती है उसकी सिटीजनशिप, अगर वो किसी भी लीगल एक्टिविटीज में पाया जाता है। इलीगल एक्टिविटीज से मतलब क्या है कि अगर माना इंडिया वॉर में है अभी किसी देश के साथ, और वो एनिमी देश की हेल्प करने लग जाए, तो क्या इंडिया उसको बोलेगा कि हाँ भाई तू हमारे सिटीजन है? उसको तो सीधा बोल देगा ना कि भाई तू निकल हमारे यहाँ से, तेरी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात क्या है कि अगर
अपनी इच्छा से कोई अदर कंट्री की अगर कोई अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, तो अगर अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो इंडियन यूनियन क्या बोलेगा, या इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि भाई ऐसा है, तुम जब दूसरे देश के नागरिक बन गए हो, हमारे सिर पर सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप चलती है, तो आप या तो वहां के नागरिक बने रहो, और अगर आपने वहां की ले ली है तो इंडियन सिटीजनशिप आपकी अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी तरीके हैं जिससे आपकी जो सिटीजनशिप है वो डिप्राइव की जा सकती है। बट नेचुरलाइज सिटीजन क्या होते हैं, तो जो नेचुरलाइज सिटीजन होते हैं ये होते हैं जो मतलब 10 या 12 साल से इंडिया में रह रहे हैं, और इंडिया में ये रहते रहते यहाँ के फिर नागरिक बन जाते हैं, तो उनको बोलते हैं नेचुरलाइज्ड। तो ये हमारे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 1955 का, उसके अंदर ये प्रोविजन दिए गए हैं। तो इसके अलावा और भी है कि मतलब आपको सिटीजनशिप किसके आधार पर मिल सकती है, तो 5 प्रकार है। पहला है बर्थ, दूसरा है डिसेंट, और तीसरा है आपका रजिस्ट्रेशन, कि अगर आप रजिस्टर करते हो। चौथा है हमारे पास क्या होता है, ये जो नेचुरलाइजेशन तो है ही, कि अगर टेरिटरी एक्वायर करती है इंडियन गवर्नमेंट, कि अगर हम किसी राज्य को या कोई भी फ्यूचर में हमारे इंडियन टेरिटरी से जुड़ता है, तो उन वहाँ के जो लोग हैं उनको ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। और पांचवा हमारा क्या है, नेचुरलाइजेशन। तो ये हमारे 5 प्रकार से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के तहत प्रोविजन किया गया है कि आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। बाकी फर्दर डिटेलिंग आप इसका अभी देख सकते हैं। और इसका जो फिर राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी, ओनली वन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, इसकी जो डिटेलिंग है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या हमने अभी ये डिस्कस करा है, जरा पीछे तो आप आराम से पॉज करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 301 pertains to the right to property. Right to property is a legal right but not a fundamental right. Article 300A was inserted in the Constitution of India by the Congress government at the center by the 44th Constitution Amendment. आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो आर्टिकल 300A pertains to the right to property. No, it is wrong. 300A है, ना कि 301। तो 300A राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। 300A ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। और जो 301 आर्टिकल है ये ट्रेड कॉमर्स से रिलेटेड है, कि हम अगर इंडियन टेरिटरी में ट्रेड या कॉमर्स करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हमारा आर्टिकल 301 है। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, यस इट इज अ लीगल राइट, क्योंकि इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो 1978 में आया था। ठीक। और नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये बात भी सही है, ये फंडामेंटल राइट था पहले। कहाँ पे था, 1901 एफ में, और साथ ही 31 में ये फंडामेंटल राइट था। तो इसको इस 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अबोलिश कर दिया गया और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। साथ ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है, तो इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑल्सो। ओके। और तीसरा जो ये थर्ड स्टेटमेंट क्या है वो भी देख लेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आर्टिकल 300 pertains to the right to property, no it is wrong. Second statement, right to property is a legal right but not a fundamental right, it is correct. आर्टिकल 300A जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, आर्टिकल 300A was inserted in the constitution of India by the Congress government, नहीं it is not इनकॉर्पोरेटेड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट। ये कांग्रेस गवर्नमेंट जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिरी थी 1977 में, और 77 में फिर जनता दल आती है, जनता दल गवर्नमेंट। तो उन्होंने जब इंदिरा गांधी ने जो 42nd अमेंडमेंट करा था ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको उसके द्वारा जो जो डैमेज किए गए थे उसको रिपील करने के लिए, उसके घाव को भरने के लिए फिर जनता दल ने 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया था। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं लाया था, जनता दल ने लाया था, तो थर्ड इज रॉन्ग। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जब फर्स्ट भी इनकरेक्ट है और थर्ड भी इनकरेक्ट है, तो ओनली टू, विच इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो इसकी डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि आर्टिकल 300A जो 300 है वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड से, कॉमर्स से और इंटरकोर्स थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी की बात करता है। स्टेटमेंट 300A जो राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता है, लीगल भी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हमारा, और फंडामेंटल राइट नहीं है ये। ठीक है, साथ ही ये बोलता है नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, साथ ही जो हमारा ये
प्रॉपर्टी का अधिकार है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, इसीलिए तो आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जब जरूरत होगी तो नेशनल इंटरेस्ट में ले सकती है। और 44th जो अमेंडमेंट है ये जनता पार्टी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग टास्क। तो आपको देखना है कि इनमें से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, फंक्शन कौन कौन से हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। तो इलेक्शन जो कमीशन इंडिया है वो कौन कौन से फंक्शन एंटरटेन करता है। पहला स्टेटमेंट क्या है, सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या ये करते हैं जो इलेक्शन कमीशन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन डायरेक्शन करता है, कंडक्ट करता है और उनका सुपरिटेंडेंस करता है। यस, इट इज डन बाई आर इलेक्शन कमीशन। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है तो यू कैन एलिमिनेट बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे वन नहीं है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर ऑल इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट्स, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। क्या सभी इलेक्शन जो पार्लियामेंट के होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन कराता है, स्टेट लेजिस्लेचर के जो होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन कराता है, और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के। यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो वन और टू जहाँ पे है वो वाला करेक्ट है, तो यहाँ पे टू नहीं है तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। यहाँ पे अब नाउ आंसर इज ए एंड डी के बीच में हमारा चलेगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, गिविंग रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिविजुअल्स कंटेस्टिंग द इलेक्शन। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है और इंडिविजुअल जो इलेक्शन में खड़े हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है। यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो वन टू थ्री तो करेक्ट है, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया। तो जो फोर्थ वन है, ये जो डी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थ्री नहीं है। तो वेयर इज थ्री, वन टू थ्री आर करेक्ट। यहाँ से भी आपका आंसर आ सकता है। और अगर आपको पूरा पढ़ना है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनल वर्डिक्ट इन द केस ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स, ये किसका टास्क है, इट इज नॉट टास्क ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो ये गलत है। तो अगर इलेक्शन में डिस्प्यूट्स होते हैं तो इसके लिए क्या है, कोर्ट। यहाँ पे कोर्ट्स की ड्यूटी होती है कि वो उसको फिर एग्जामाइन करें, ना कि इलेक्शन कमीशन। बाकी फर्दर डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आर्टिकल 324 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की बात करता है, जो कि सुपरिटेंडेंट है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है इलेक्टोरल रोल्स को। और साथ ही इसके जो फंक्शन है वो ये है कि मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं, इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करता है, वो चाहे पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस हो, उनसे रिलेटेड हो। और इलेक्शन कमीशन ही रिकॉग्नाइज करता है पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको सिंबल भी अलॉट करता है, ठीक। और इनसे जो डिस्प्यूट होते हैं उनको जुडिशरी देखती है, ना कि इलेक्शन कमीशन। तो इस प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The joint sitting of two House of the Parliament in India is sanctioned under Article 108 of the Constitution। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि जो जॉइंट सिटिंग है दो हाउस की, दो हाउस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये दोनों कब एक साथ बैठेंगे। तो कब बैठेंगे, जब डेडलॉक हो जाएगा किसी भी बिल पर। डेडलॉक का मतलब क्या है कि मतलब राज्यसभा ने बिल पास कर दिया, लोकसभा ने होल्ड कर दिया, लोकसभा ने बिल पास कर दिया और राज्यसभा ने बिल होल्ड कर दिया। तो इस कंडीशन में जो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट किसकी ड्यूटी है ज्वाइंट सिटिंग कराने की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो प्रेसिडेंट है वो कॉल आउट करेंगे दोनों हाउस को कि व्हाई नॉट यू हैव टू बी ज्वाइंट सिटिंग। तो ये अंडर आर्टिकल 108 के तहत होती है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। और जब भी कभी जो ज्वाइंट सिटिंग अगर होती है बोथ हाउस की, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की, उस केस में जो प्रेसिडेंट है वो इनको बोलेंगे कि आप दोनों मीटिंग कर लो। और इनका जो चेयरिंग है वो कौन करेगा, चेयर कौन करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जो स्पीकर होगा लोकसभा का वो इनकी चेयरिंग करेंगे। अगर वो अवेलेबल ना हो तो कौन करेंगे, डेप्यूटी, जो भी है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो वो करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो फिर डेप्यूटी चेयरमैन आएंगे राज्यसभा के, वो इसको चेयर करेंगे, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, the first joint sitting of the Lok Sabha and Rajya Sabha was held in year 1966। It is correct। पहला बार जब हमारा जो जॉइंट सिटिंग हुई थी 1961 में हुई थी। और ये एक बिल आया था जो कि उम, दहेज दहेज प्रथा से रिलेटेड था शायद, उस पे ये बिल था, इसलिए पहली बार जॉइंट सिटिंग वहां पे कराई गई थी। और जो दूसरा थर्ड स्टेटमेंट है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, तो हमारा आंसर अब सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, ए या डी में से एक होगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, द सेकंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, जब सेकंड जॉइंट सिटिंग हुई
वो तब हुई थी जब बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल को लाया गया था, 1978 में आया था ये बिल। यस, इट इज करेक्ट। तो ये जो बिल था ये 1978 में आया था, और उस समय भी जॉइंट सिटिंग कराई गई थी। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। द आंसर विल बी डी। बाकी जो डिटेलिंग है इसके आंसर की, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट कॉल आउट कर सकते हैं अंडर 108, और ये सारी डिटेलिंग है। जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी ये आपकी 1961 में हुई थी, और सेकंड सिटिंग 1978 में हुई थी, जो बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील एक्ट था उसके लिए लाया गया था 1977 में, और 78 में इसकी बैठक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया, स्टैम्प ड्यूटीज ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर। तो इसमें से बोलना है कौन से करेक्ट है। ओके, पहला स्टेटमेंट है लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो लेवीड और कलेक्ट किया जाता है स्टैम्प ड्यूटी जो स्टेट गवर्नमेंट है, एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, और इसको अप्रोप्रिएट यूनियन गवर्नमेंट करता है। तो सबसे पहले जो स्टाम्प ड्यूटी होती है, स्टैम्प ड्यूटी लगती कहाँ पे है? ये लगता है जब भी कोई प्रॉपर्टी हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी पे लगने वाला टैक्स है। इट इज अ टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। तो स्टाम्प ड्यूटी लेवीड बाई, लेवीड कौन करता है इसको? यूनियन गवर्नमेंट। और कलेक्ट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये हाफ करेक्ट है और हाफ रॉन्ग है, ठीक है। तो लेविड बाय यूनियन गवर्नमेंट और कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो पीछे वाला पार्ट ठीक है, आगे वाला गलत है, तो इसलिए स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। तो आंसर ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अप्रोप्रिएटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, नो, इट इज अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अप्रोप्रिएट करती है और कलेक्ट करती है। collected and appropriated by the state government and levied by union government। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ना तो पहला है और ना ही दूसरा है, तो नीदर वन नॉट टू, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। बाकी जो डिटेलिंग है आप इसकी यहाँ से देख सकते हैं कि जो स्टैम्प ड्यूटी है वो टैक्स होता है, लेविड ऑन डॉक्यूमेंट्स पे लगता है, और मोस्टली जो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं उनमें ये टैक्स लगते हैं। यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कलेक्ट करती है, और अप्रोप्रिएट एंड स्टेट गवर्नमेंट करती है कलेक्ट। ओके, लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन पब्लिक फाइनेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इंडियन पब्लिक फाइनेंस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है और करेक्ट आंसर देना है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? डिसबर्समेंट फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर पब्लिक अकाउंट से कोई डिसबर्समेंट करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। तो पहली बात ये पब्लिक अकाउंट है, तो पब्लिक अकाउंट मतलब जनता के पैसे से इसमें रखे जाते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज आती हैं? जैसे प्रोविडेंट फंड, सुना है आपने? तो प्रोविडेंट फंड्स यहाँ पे आते हैं, या स्मॉल सेविंग्स जो भी होती है जनता की, वो इसमें सरकार रखती है, या इसमें पेंशन फंड होगी, पेंशन फंड, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। तो इसको पास करने के लिए अगर यहाँ से पैसा, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट है जो भी है, वो एक बैंकर का काम कर रही है, ठीक। फैसिलिटेटर है बीच में, किसके? अपने कस्टमर का। तो इसमें जो कस्टमर है उसको पैसे वापस देने पड़ेंगे सरकार के लिए, वो कुछ टाइम के पास सरकार के पास आए हैं, और जब भी कस्टमर निकालना चाहेगा उसको देने पड़ेंगे। तो हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि उसके लिए वोट कराया जाएगा, ठीक। इसलिए इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, इसमें पार्लियामेंट के वोट का अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। तो पहला गलत है, तो आप सीधा आंसर पे पहुंच जाओगे एलिमिनेशन से। फर्स्ट रॉन्ग, फर्स्ट रॉन्ग, फर्स्ट रॉन्ग यहाँ पे भी, क्योंकि हर जगह यहाँ पे पहला पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो पहला जहाँ पे रॉन्ग है तो आंसर विल बी बी, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ओके, बाकी डिटेलिंग से हमको दूसरा स्टेटमेंट भी देखना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंसोलिडेटेड, एक कंसोलिडेटेड पब्लिक अकाउंट एंड कंटीजेंसी फंड। तो आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है तो तीन प्रकार के फंड होते हैं, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा होता है पब्लिक अकाउंट जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, और तीसरा होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये कॉन्टीजेंसी मतलब इमरजेंसी के टाइम पे, अगर इमरजेंसी कोई ऐसी आपदा आ गई, डिजास्टर जैसे, या कुछ भी मतलब जो अनप्रेसिडेंटेड है, अगर वो चीज हो जाती है, तो उस समय आपका कॉन्टीजेंसी फंड प्रेसिडेंट के अप्रूवल के थ्रू चलता है, ये प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं इसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्टीजेंसी फंड से पैसा निकाला जाएगा उस समय, और ये आर्टिकल 267 के तहत आता है। और जो कंसोलिडेटेड फंड है, ये यहाँ से जितने भी हमारे मतलब सैलरीड है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए, वो चाहे प्रेसिडेंट की हो,
सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हो या हाई कोर्ट के जो भी जजेस होते हैं मतलब या गवर्नर हो, उनका जो भी सैलरी वगैरह जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो बैठे हैं उनका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है। और इसके लिए पार्लियामेंट में वोट होता है, पर्टिकुलरली वोट होते हैं और तभी जाके इनकी ग्रांट्स को पास किया जाता है। ठीक है, बट मतलब इसमें यह है कि ये ऑलवेज इट इज बेस्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इनमें कोई कटौती नहीं की जा सकती और ये हमेशा पास किए जाएंगे। और जो पब्लिक अकाउंट है ये भी आर्टिकल, ये आता है आर्टिकल 266 में आते हैं। और जो कंसोलिडेटेड फंड है ये भी आर्टिकल 266 में आता है, मतलब पार्ट 1 2 में कुछ ऐसा आगे हो सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तीसरा, ये ऐसे आंसर हमारा पता ही है। तीसरा क्या है, अप्रोप्रिएशंस एंड डिसबर्समेंट अंडर द रेलवे बजट। ये स्टेटमेंट पुराना है क्योंकि क्वेश्चन हमारे 2004 का पूछा हुआ है। आर सब्जेक्ट टू द सेम फॉर्म ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल एज अदर अप्रोप्रिएशंस एंड डिसबर्समेंट। हाँ बिल्कुल, कि मतलब जो रेलवे बजट आता था, जिस तरीके से बाकी मैटर्स पे जो अप्रोप्रिएशंस एंड डिसबर्समेंट किए जाते थे, सेम मैनर पे रेलवे बजट में भी किया जाता था। बट ये 2016 में खत्म कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया, जो एक यूनियन बजट है उसी के साथ सिंगल बजट बना दिया गया। तो इस प्रकार से इसका जो डिटेलिंग है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी आज का जो डिस्कशन है हमारा वो यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप सभी को इन क्वेश्चंस को करने में अच्छा लग रहा होगा, मजे आ रहे होंगे, और जो कॉन्सेप्ट हम बिल्डअप करना चाह रहे हैं वो आप बिल्डअप कर पा रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि अब हमारा जो पहला पोर्शन था जिसमें हमने तीन चार चीजें अब ये डिस्कस करी थी। क्या? डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने देखा है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा है, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा है। ये हमारा अभी फोकस पॉइंट था। तो इससे रिलेटेड जितने भी हमने क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व कर लिया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम दूसरा पार्ट देखेंगे जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चंस को अब हम नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं आपसे आशा करता हूं कि ये जो पॉलिटिक्स की सीरीज है इससे आप जुड़े रहें, और अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारे जो व्यूअरशिप है वो थोड़ी और बढ़ जाए, और ये जो बेनिफिट है इस सीरीज का वो और लोगों को भी थोड़ा बहुत मिल जाए। चलिए, तब तक के लिए अब फिर आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।